Okay, good evening, everyone. Am I audible to you? Sumit, Yes, yeah, yes. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? हाँ. ठीक है, ठीक. Just wanted to know. All right. Okay, so we are going to carry on in our discussion. और हम लोगों ने पिछली बार लैंथेनाइड्स के डिस्कशन को हम लोगों ने शुरू किया था और कई एक बातें हम लोगों ने लैंथेनाइड्स के बारे में डिस्कस कर ली थी. आई होप दैट आप लोग क्लास में थे पिछली बार. जो लोग नहीं थे, सो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें एंड देन क्विकली वी विल मूव इनटू द अदर पार्ट्स. सो हम लोगों ने पिछली बार जो डिस्कशन किया था, हम लोग मूल रूप से हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि लैंथेनाइड्स को क्या कैसे परिभाषित किया जाए. हाउ डू वी डिफाइन the lanthanide elements or the members of the lanthanide series. So ये जो एक प्राइमरी डेफिनेशन आपके सामने है, ये सारी बातें हम लोग पिछली बार वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं. that F block elements are those elements in which the last electron enters either the 4f or the 5f subshell orbitals. Okay, a group of orbitals is called subshell. So यहाँ पर मैंने orbitals word use किया हुआ है. So और ये हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कि ये मोजले का कॉन्सेप्ट था कि किसी भी एलिमेंट को उस पर्टिकुलर ब्लॉक में रखा जाएगा जिस सबशेल में उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा. सो इन केस ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन either the 4f subshell or the 5f subshell, and based on that all those elements are kept in the f block of the modern periodic table. और जिन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा जाता है उन्हीं एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक सीरीज के या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं. So this is one way of expressing that what are F block elements or what is an F block element. Then there is another way of expressing, another way of manifesting what an F block element would be. और ये जो second definition है, the elements having three outermost orbits incomplete, that is ns, n-1d, and n-2f, and the incoming electron enters the anti-penultimate n-2f, 4f or n-2 5f shell. Such elements are also considered as members of the F block. So ये बातें हम लोगों ने, ये प्राइमरी बातें हैं जो पिछली बार की थी. पहली बात हमने ये कहा था कि Shivansh slide is not visible. Okay, really? Let me ask someone else. सुमित यादव, मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? सर बस वो लिखा आ रहा है कि जस्टिन मसाया हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग. स्क्रीन दिख नहीं रही है. स्क्रीन दिख नहीं रही है? हाँ. Okay, let me reshare. अब क्या दिख रहा है आपको? सुमित यादव? सर सेम दिख रहा है, अभी भी आई नहीं स्क्रीन. अच्छा, let's wait a little bit. अब दिख गया सर. अब दिख रही है ना? यस सर. जी सर, अब आ गई. Okay, good. Thank you very much.
फाइन. So let's carry on. So हम लोगों ने ये इतनी बातों का डिस्कशन हम लोगों ने किया था. दो तरह की डेफिनेशंस इसके बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिफाइन की थी, और हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पर मैंने आपको पूरी पिक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. आज भी हम लोग थोड़ा सा उस बात के बारे में हम लोग और भी कुछ बातों की चर्चा करेंगे. So this is where our introduction begins. The F block elements are also called the inner transition elements. Inner transition elements. Why? Because their last electron, see here, the last electron enters the n minus 2th shell, n minus 2th shell, which is inner to the n minus 1th shell. और जो n minus 1th shell है, ये पेनल्टीमेट शेल कहलाता है. देखिए यहाँ पर n minus 1th शेल जो है ये पेनल्टीमेट कहलाता है, और n minus 2th क्योंकि इसके और अंदर है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस तरफ यहाँ पर न्यूक्लियस है. So on the left is the nucleus, then you have the n minus 2f subshell, then you have the n minus 1d subshell, then you have the ns subshell. So जो ns subshell है, इस ns subshell को हम अल्टीमेट शेल कहते हैं, सामने यहाँ पे लिखा हुआ है. n minus 1d को हम पेनल्टीमेट कहते हैं, वो ये लिखा हुआ है. और n minus 2f को हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं. और f ब्लॉक के एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन इसी n minus 2f सबशेल के अंदर प्रवेश करता है. The last electron enters the n minus 2f subshell, which is the anti-penultimate shell. और क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है, n minus 1d जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, d ब्लॉक के लिए है, और क्योंकि एंटी पेनल्टीमेट इसके भी अंदर है, इसलिए ये एंटी पेनल्टीमेट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. So F block elements are also called inner transition elements because their last electron enters the n minus 2th shell, which is inner to the n minus 1th shell, which receives the last electron in case of all transition elements. So आखिरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां आता है. ये TE का मतलब हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो D ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं, इनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d में आता है, और इसीलिए ये जो n-2f है इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ITE, जिसमें कि F ब्लॉक के जितने मेंबर्स हैं वो शामिल होते हैं. सो ये एक प्राइमरी डेफिनेशन है, और मैं जरूर से ये चाहूंगा फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जो स्लाइड्स में आपको दिखाता हूं, अगर स्लाइड नहीं दिख रही है, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया था, आप पॉइंट आउट कर दीजिए, लेकिन अगर स्लाइड दिख रही है, मेहरबानी से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पर या स्क्रीन पर बना रहा हूं, लिख रहा हूं, उसको आप नोट करते चलिएगा, सो दैट व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स for examination or for preparation, then you will have all the material in hand. Okay, so जो F block के elements हैं, ये दो भागों में classified है. Okay, F block elements are classified into two categories, into two classes. Okay, F block elements. एक है जिसको हम lanthanides कहते हैं, या इसी को lanthanones भी कहा जाता है. It's the same group of elements. Some call it lanthanides, the other call it lanthanones. और जो दूसरा है उसको हम actinides कहते हैं या actinones कहते हैं. ना lanthanides कौन से हैं? lanthanides वो हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में जाता है. ये actinides हमारे कोर्स में नहीं है, so we don't have to study it. We are only going to do a little more detailed study about the lanthanides. So F block elements broadly categorized into two categories: the lanthanides or the lanthanones, in which the last electron enters the 4f subshell, while the other group is called actinides or actinones, in which the last electron enters the 5f subshell. Now here is the entire list of lanthanides. Okay, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium,
lutetium. This is the complete list from cerium. Carefully इसको याद करिएगा, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैं इसको अलग से मेंशन कर रहा हूं. From cerium 58 to lutetium 71, ये जो पूरी सीरीज है इसे हम 4F सीरीज कहते हैं. 4F series. 4F series simply means that the list of elements, 4F series, the list of elements is from cerium to lutetium. Now listen carefully. There are a few scientists, or there is a group of scientists जिनका ये है कि लैंथेनाइड सीरीज की शुरुआत लैंथेनम से होती है. लैंथेनाइड सीरीज की शुरुआत लैंथेनम से होती है और वो लैंथेनम से लेकर के लैंथेनम 57 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक होती है, मगर ऐसा नहीं है. This is wrong. The list of the 4F series begins with cerium 58 and goes up to lutetium. Now the question is why lanthanum is not part of the F block elements. Why lanthanum is not part of the lanthanides? इसका सीधा सा जवाब मोजले की थ्योरी के हिसाब से फिर से है. So lanthanum atomic number 57, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा xenon 54. ओके, ये हो जाएगा 4F0. This is the valence shell configuration of lanthanum. 4F0, then we have 5D1, and then we have 6S2. 4F0, 5D1, 6S2. Now in case of lanthanum you can very very clearly see, बहुत साफ और बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि F सबशेल खाली है. There are no electrons in the F orbitals. 4F orbital में 4F सबशेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो जब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन लैंथेनम में F सबशेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये F ब्लॉक का मेंबर कैसे हो सकता है? अब आप देखिए यहां पर xenon is 54. ओके, जो 6s के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 55 and electron number 56, and then we have D, which is electron number 57. So 54 xenon हो गया, 55 56 6s के दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, and 57 5D के. इसका मतलब 4F जो है वो पूरी तरह से खाली है. This is vacant. So अगर 4F वेकेंट है तो मानी बात है कि लैंथेनम के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है. इसीलिए लैंथेनम जो है ये डी ब्लॉक का मेंबर है और ना कि एफ ब्लॉक का. एफ ब्लॉक के मेंबर होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है दैट द लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड एंटर द एफ सबशेल, चाहे वो 4F सबशेल हो चाहे 5F सबशेल हो, बट दैट the last electron should enter the F subshell. And in case of lanthanum, the last electron is entering the D subshell. And because it is entering the D subshell, that is why lanthanum is a member of the D block. And the lanthanide series begins with cerium and goes up to lutetium. Now एक चीज मैं आपको यहां पर और रेफर कर दूं और फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे कि अगर लैंथेनम डी ब्लॉक का मेंबर है तो इस पूरी सीरीज को लैंथेनाइड क्यों कहा गया है? Why all the members of the 4F series are called lanthanides? जो कि लैंथेनम से मिलता जुलता है, तो क्यों ऐसा रखा गया जबकि लैंथेनम डी ब्लॉक का मेंबर है, एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं है, 4F का मेंबर नहीं है? तो अगर वो नहीं है तो इन सारे एलिमेंट्स के सीरीज को हम लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? पहले इसका कारण ये है कि लैंथेनम की प्रॉपर्टीज लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज के काफी सिमिलर है. लेट मी से दैट वंस अगेन. लैंथेनम की प्रॉपर्टीज लैंथेनाइड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, इनकी प्रॉपर्टीज से
लैंथेनम की प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर हैं, और क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर हैं, इसीलिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द एफ ब्लॉक हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू लैंथेनम, देयरफॉर दे विल बी गिवन देयर नेम लैंथेनाइड्स, लाइक lanthanum, like lanthanum. So properties of lanthanides is similar to lanthanum. That is why members of the 4F series are called lanthanides or lanthanones, meaning they have properties similar to lanthanum. Now the question arises, why the members of the F block, 4F block, why the members of the 4F series, why the members of the 4F series have properties similar to लैंथेनम? ये 4F सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक, इनकी प्रॉपर्टीज लैंथेनम की प्रॉपर्टी के समान क्यों है? वेल, इसका वन लाइन आंसर है, ये बात आप पहले से भी जानते हैं, ये आपके दिमाग में है, आप उसको रेफर नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है कि जिन एलिमेंट्स में, ध्यान से सुनिएगा, जिन एलिमेंट्स में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी एलिमेंट्स में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ns1 है सब में, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 and so on. And because they have similarity of properties, I'm sorry, because they have similarity of valence shell configuration, that is why they have similarity of properties. So properties की similarity का कारण क्या है? valence shell electronic configuration की similarity, और क्योंकि valence shell electronic configuration similar है, उसके कारण properties similar है। अब ये बात हम लोग लैंथेनाइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें देखते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे देना चाहता हूं बस। सो लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 है, और इसके बाद जहां से लैंथेनाइड्स की शुरुआत होती है वो एटॉमिक नंबर 58 है। जरा सा वॉच करिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू लैंथेनम। सो दिस इज xenon, then 4f1, then 5d1, and then 6s2. 4f1, 5d1, 6s2 is the electronic configuration of cerium. So xenon 54 हो गया, ये बात आप जानते हैं। यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 55 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 56, ये हो गया इलेक्ट्रॉन नंबर 57, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन नंबर 58। सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द 4f सबशेल, 4f1। अब आप वॉच करिए, लैंथेनम में भी 5d1 6s2, सीरियम में भी 5d1 6s2। द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज द सेम in case of cerium and in case of lanthanum. The valence shell configuration is the same, and because of similarity of valence shell configuration, the properties are also similar, and that is why all these 14 elements जिनको collectively lanthanides कहा जाता है, इनको lanthanides कहा ही इसलिए गया है क्योंकि इनकी properties lanthanum के समान हैं। क्यों समान है? क्योंकि इनका valence shell configuration lanthanum के valence shell configuration से मैच करता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में रहे कि ये प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी क्यों है, लैंथेनम के का नाम लेकर के इस सीरीज का नाम लैंथेनाइड्स क्यों रखा गया है। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस एंड यू नीड टू नो इट ओवर हियर। सो जो चीजें मैंने बोर्ड पे बनाई हैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर, उसको मेहरबानी से आप नोट करते हुए चलिएगा, सो दैट you can also have it while you are making your own notes. Now, ytterbium, Y stands for yttrium, not ytterbium, yttrium. Y stands for yttrium. Atomic number 39, and lanthanum, atomic number 57, occur with lanthanides, and along with the 14 lanthanides, they are also called rare earths. So yttrium and lanthanum,
ये बाकी जो 14 लैंथेनाइड्स हैं इन्हीं के साथ इनको भी रेयर अर्थ्स कहा जाता है. नाउ मेनी रेयर अर्थ्स वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज देयर ऑक्साइड्स. बहुत सारे रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, ये इट्रियम है, ये लैंथेनम है, और सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम है, ये अपने ऑक्साइड्स के रूप में सबसे पहले प्राप्त किए गए थे. सबसे पहली आइडेंटिटी इनकी ऑक्साइड्स के रूप में हुई थी. Chemists of past years used to term oxides as earth. So ये जो oxides हैं इन्हीं को एक नया नाम दिया गया था, and they were called earths. So basically earths meant oxides. Earths meant oxides. Now these earths or oxides were scarcely available. Scarcely का मतलब बहुत कम मात्रा में ये उपलब्ध थे प्रकृति में. सो रेयर अर्थ इनको कहा इसलिए आता है, रेयर का मतलब जो बहुत ही कम हों, थोड़े से हों, जल्दी ना मिल पाते हों, उन्हें रेयर कहता है. सो दीज अर्थ्स वर स्केर्सली या रेयरली अवेलेबल, हेंस दे वर रेफर्ड एज रेयर अर्थ्स. दीज आर ऑक्साइड्स which are present in the atmosphere or in soil, but they are not easily available. They are rare oxides, also known as rare earths. तो जो नाम इनको दिया गया था rare earths कहा जाता था, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स आसानी से अवेलेबल नहीं थे. Now, many rare earths were first discovered as their oxides, from which the pure metal was isolated much later. Rare earths may be further divided into two series, and then we have, of course, we have the I'm sorry, this is not 5F. So this is the 4F series. From cerium, a group contains from lanthanum to europium, and then the second series is from yttrium and a group and from gadolinium up to lutetium. ये मिलते हैं. So ये दो ग्रुप्स हैं रेयर अर्थ्स के. एक को हम कहते हैं फर्स्ट सीरीज जो कि सीरियम ग्रुप कहलाता है, और दूसरा सेकेंड सीरीज है जिसको कि हम इट्रियम ग्रुप कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है. नाउ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइट. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मैंने बहुत ही क्लियरली आपके सामने मार्क कर दिया है, और इसको हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये वाला जो सबशेल है इसी के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिसको कि n-2f सबशेल कहा जाता है. So the last electron in members of the F block, एक सेकेंड. The last electron in members of the F block enters the anti-penultimate n-2f subshell. So this is where the last electron enters. Okay, last electron enters the anti-penultimate n-2f subshell. Now, since the last electron is far from the chemical surroundings or environment, अब ये ध्यान रखिएगा, ये वो जगह है जहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये बाहर इस तरफ जो है, यहां पर ये हमारा केमिकल एनवायरनमेंट, ये हमारा केमिकल एनवायरनमेंट है. यहां पर एसिड है, बेस है, और हवा है, पानी है, मट्टी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तमाम और दूसरे इनर्ट गैसेस एक्सेट्रा. ये वो जगह है जिसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में हमने एक नाम दिया है. दे आर कॉल्ड the chemical environment or the chemical surroundings, the same thing. Now last electron comes over here. This is where the last electron enters. और ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि रिएक्शन में हमेशा आखिरी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करता है. सो जितनी जल्दी लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी उन एलिमेंट्स की या उस ग्रुप की मानी जाएगी. सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन immediately reacts with the chemical surroundings or chemical environment, and faster the reaction between the last electron and the chemical environment, we say greater is the reactivity. Now in case of F block elements, last electron enters the n-2f subshell, जिसके बाहर एक n-1d है, एक ns है. सो ये जो दो सबशेल्स हैं,
ये N-2F के इलेक्ट्रॉनों को केमिकल एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करने से, कंबाइन करने से रोकने का काम करेंगे. They will stop it, they will minimize, they will reduce the ability of the last electron in the F block to react and combine with the chemical environment. और क्योंकि ये deep seated है, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन डीप सीटेड इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद एक पेनल्टीमेट शेल है, उसके बाद एक अल्टीमेट शेल है, उसके बाद केमिकल एनवायरनमेंट. So the last electron in the F block is present in the anti-penultimate N-2F subshell, and because it is deep seated, इट इज वे इन देयर. उसके बाहर एक शेल, फिर उसके बाहर एक शेल, और इन शेल के जो बाहर वाले सबशेल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों को रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है. रिएक्शन में पार्टिसिपेट वही N-2F वाला करेगा, और तब फिर उसके बाद सबसे आखिरी में बाहर की वो केमिकल एनवायरनमेंट है. सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द केमिकल एनवायरनमेंट एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन. ह्यूज गैप. ये जो गैप है, दिस इज अ बिग गैप, दिस इज अ बिग गैप. ओके, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ा गैप है ये बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एफ ब्लॉक एंड द केमिकल एनवायरनमेंट. और क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है, दूरी बहुत अधिक है, इसीलिए N-2F इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से केमिकल एनवायरनमेंट से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. और क्योंकि जल्दी आसानी से रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए एफ ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं, हम कहते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही पुअर है. दे आर द लीस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स इन द पीरियोडिक टेबल. देयर रिएक्टिविटी इज द लीस्ट. और वो क्यों लीस्ट है, वो जवाब आपके सामने है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको. ओके, नाउ अब हेडिंग डालिएगा, पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल. पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब. Now, if you will read books, you will find out that the position of F block in the periodic table is one of the most debatable things out of all the other aspects of the F block. F block को periodic table में कहाँ रखा जाए. अब आप देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, ये मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, फिर इसको बाद में इसको मैं रेड पेन से भी मार्क कर दूंगा. ये वो जगह है जहां पर की 4F सीरीज को रखा गया, बिटवीन फ्रॉम लैंथेनम टू हैफनियम. यहां पर सीरियम से लेकर के ल्यूटिशियम तक के एलिमेंट्स को रखा गया. दीज 14 लैंथेनाइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन लैंथेनम एंड हैफनियम, दैट इज सीरियम एंड ल्यूटिशियम. ये 14 एलिमेंट्स यहां पर रखे गए. सो देखिए, मैंने यहां पर ऊपर लिखा है, असाइनिंग अ डेफिनेट पोजीशन टू दीज एलिमेंट्स, टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्रॉब्लम. And since these elements show similarity with scandium, with yttrium and lanthanum, it was proposed that these elements be placed between lanthanum in the 3rd B group and hafnium in the 4th B group. और क्योंकि स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज, इट्रियम की प्रॉपर्टीज, लैंथेनम की प्रॉपर्टीज इन सब 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं, इसीलिए डिसीजन लिया गया कि सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं, इसको लैंथेनम और हैफनियम के बीच में, एटॉमिक नंबर 57 और एटॉमिक नंबर 72 के बीच में रख दिया जाए. हालांकि आधा वैज्ञानिक जगत इस बात से सहमत नहीं है. आधा वैज्ञानिक जगत इस बात से सहमत नहीं. उन्होंने कहा, साहब ऐसा है कि सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनको हम लैंथेनम से हैफनियम के बीच में अगर रखेंगे तो पीरियोडिक टेबल का साइज बहुत ज्यादा विकृत हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल बड़ा है साइज में, ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में साइज जो है वो उसके डीमेरिट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी बिग, इट्स वेरी लार्ज. और अगर हम सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक के एलिमेंट्स को लैंथेनम और हैफनियम के बीच में रखेंगे
तो ये पीरियोडिक टेबल और भी अधिक विकृत हो जाएगा, और भी अधिक बड़ा हो जाएगा, और इसको पढ़ पाना, समझ पाना, याद रख पाना और इस्तेमाल कर पाना, ये सारी बातें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक के जो 14 लैंथेनाइड्स हैं, इनकी पोजीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करके ये कहा गया दैट दीज एलिमेंट्स विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल का जो मेन बॉडी है उसके नीचे रख दिया जाएगा, मेन बॉडी के नीचे रख दिया जाएगा। और मेन बॉडी के नीचे, सो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां पर बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है, और ये हमारा डी ब्लॉक है। ये पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी है, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इन लोगों ने, इनका, वैज्ञानिकों का एक सुझाव ये है कि हम लैंथेनाइड्स को पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के नीचे हम स्थापित कर देंगे, दैट वी विल प्लेस लैंथेनाइड्स अंडर द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये 4f सीरीज है और ये 5f सीरीज है, द 4f सीरीज एंड द 5f सीरीज। सो ये f ब्लॉक है, दिस इज द पोजीशन। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ f ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, वेल योर आंसर विल इंक्लूड टू मेन थिंग्स। नंबर वन, ऑल मेंबर्स ऑफ द f ब्लॉक, और हम लोग लैंथेनाइड्स के केस में सिर्फ लैंथेनाइड्स की बात करते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज आर प्लेस्ड बिटवीन lanthanum 57 and hafnium 72, full stop. Elements from lutetium 58, I'm sorry, cerium 58 to lutetium 71 are present between between elements lanthanum and hafnium, but in order to maintain the size of the periodic table and in order to let it remain readable and understandable, the F block has been removed from the main body and kept under the main body of the periodic table. So as on date, F block is present under the main body of the periodic table. Now होता क्या है? होता ये है कि देखने में ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं, मगर देखने में ऐसा लगता है कि ये जो F ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं, इनमें कोई विशेषता है, इनमें कोई विशेषता है, कुछ तो खास बात है। नाम भी अजीब अजीब है, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, अरबियम, थूलियम एंड सो ऑन। नाम भी इनके बड़े अजीब से हैं। वो हम लोग मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वहां तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम, बड़े सिंपल सिंपल नाम है। एफ ब्लॉक के मेंबर्स के नाम भी बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, और इन्हें पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के नीचे रखा गया है। तो ऐसा लगता है शायद एफ ब्लॉक के मेंबर्स में कुछ विशेषताएं हैं, there's something special about the members of the F block, that is why they've been placed under the main body of the periodic table. So एक doubt create होता है, एक भ्रांति create होती है। So position of the F block or position of lanthanides in the periodic table is as on date debatable. अभी भी उस पर चर्चा होती है, अभी भी उस पर वाद विवाद हो रहा है, अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है कि हम कैसे एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के अंदर अकोमोडेट करें ताकि वो अलग से स्पेशल कैरेक्टर जैसा ना दिखाई दे। देखिए यहाँ पर जो डिमेरिट है वो ये है दैट साइज ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकम्स अनमैनेजेबल, जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, और वो अनमैनेजेबल हो जाएगा और ये बात अनएक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, सो प्रॉब्लम है पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक को कहां रखा जाएगा, इस पर चर्चा अभी भी हो रही है, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। सो जब तक डिसीजन ना हो जाए तब तक जहां है एफ ब्लॉक वहीं रहेगा, बिट बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये देखिए, ये सामने आपके बना हुआ है दिस। अब आप इमेजिन करिए कि अगर ये पूरा हिस्सा यहां रहा होता,
जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, तो कम से कम आपको दिखेगा। मान लीजिए ये पूरा हिस्सा यहां होता, इस जगह पर, ये है वो जगह, ये पूरा यहाँ। तो अब आप इमेजिन करिए कि ये दोनों जो पीरियड्स हैं वो इधर से खसक जाते, और कितना खसकते, द एंटायर लेंथ ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सोचिए ये पीरियोडिक टेबल और कितना अधिक विकृत हो जाता, और कितना अधिक बड़ा दिखने लगता, इसका रूप ऐसा हो जाता कि एक तो ऐसे ही लोग घबराते हैं इसको देख करके, ऐसे ही याद नहीं कर पाते हैं, याद हो नहीं पाता है, और भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने विचार किया, सजेस्ट किया कि हम एफ ब्लॉक को अभी फिलहाल, जब तक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकलता है, वी विल प्लेस एफ ब्लॉक अंडर द मेन बॉडी of the periodic table. Now I want you to take screenshots of this slide and the next one, because some very important information I have mentioned over here, and I will continue my class for maybe another 10-15 minutes, and then after that we will close for today. Okay, so some very important points over here. Number one, the elements from cerium to lutetium, cerium 58 to lutetium 71, are called members of the lanthanide series, or the F block elements. The members of the lanthanide series, or they are also called the F block elements. दूसरी बात, in these elements the last electron gets progressively filled in the vacant 4f orbital. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली का मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और वो प्रोग्रेसिवली एक एक करके 4f ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। 4f ऑर्बिटल में बल्क में नहीं जा रहे हैं, प्रोग्रेसिवली फिल हो रहे हैं। यानी सीरियम में पहला इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर सीरियम के बाद प्रेसोडाइमियम में अगला चला गया, फिर नियोडाइमियम में अगला चला गया। इसका मतलब जैसे जैसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, प्रोग्रेसिवली लास्ट इलेक्ट्रॉन को 4f ऑर्बिटल में रखा जा रहा है, डाला जा रहा है। और इसीलिए लैंथेनाइड्स को 4f ब्लॉक, 4f series elements कहा जाता है. So last electron is progressively entering into the vacant 4f orbital. Now, third point, these elements have great similarity of properties with lanthanum, hence the name lanthanides or lanthanones. इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं. Great similarity of properties between the elements over here and lanthanum, और इसीलिए ये नाम दिया गया है. ये lanthanides भी कहा जाता है, या इसको हम लोग lanthanones भी कहते हैं. ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है. ये प्रज्ञा राय सर, वाई इज द लास्ट स्लाइड ऑफ लॉन्ग फॉर्म periodic table? हाँ, वेरी गुड. आई वाज एक्सपेक्टिंग somebody to ask this question, but Pragya, thank you for asking. If you notice here that in this particular slide, the lanthanide series begins with lanthanum. Okay, मैंने ये पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल जानबूझ के चुना, और फिर इसके बाद देखिए यहां पर हमने पहली ही बात लिखी है that the lanthanum series begins with cerium. एक विरोधाभास है. एंड प्रज्ञा, यू आर एटलीस्ट विजिलेंट इनफ, और आपने इस बात को नोटिस किया कि स्लाइड में तो सर दिखा रहे हैं लैंथनम से शुरू हो रहा है और लिख रहे हैं सीरियम से. ओके, वंडरफुल. ना ये एक डाउट है. जिस तरह से हीलियम को, लिसन केयरफुली, जिस तरह से हीलियम की एक्चुअल जगह 2a ग्रुप है, ग्रुप 2a मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, लेकिन उसको रखा कहां गया है? उसको रखा गया है इनर्ट गैसेस के साथ. सो एक जगह के एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक डाउट है कि हीलियम कहां होगा. उसी प्रकार से लैंथेनम की पोजीशन को भी लेकर के लोगों को डाउट है. कुछ का कहना यह है दैट लैंथेनम से लैंथेनाइड सीरीज की शुरुआत होती है, which means that lanthanum is a part of the F block. ये कुछ लोगों का कहना है. और कुछ का कहना यह है कि नहीं, लैंथेनम जैसी प्रॉपर्टीज सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक में है, इसीलिए सीरियम से शुरुआत होगी, ना कि लैंथेनम से. और वैसे भी लैंथेनम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है. सो ये एक कंफ्यूजन है, और आज की डेट में भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है. आपने इस बात को नोटिस कर लिया. वैसे बहुत सारी किताबें हैं जिनमें
लैंथेनाइड सीरीज की शुरुआत को वो लैंथेनम से शुरू कर रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। सो आपको सही बात मालूम होनी चाहिए और इसको याद रखिएगा that the series, the lanthanide series begins with cerium atomic number 58 and not with lanthanum atomic number 57। इस बात को ध्यान रखिएगा। सो ये प्रोग्रेसिवली फिल होते चले जा रहे हैं 4f सबशेल में। ओके, fourth point, the similarity in properties is because of similarity in the chemical and physical properties on account of similarity in their valence shell configuration। अब आप नोटिस करिएगा लैंथेनम, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं बट थोड़ा सा और। लैंथेनम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल 5d16s2, सीरियम में वैलेंस शेल कन्फिगरेशन 5d16s2, ल्यूटीशियम में वैलेंस शेल कन्फिगरेशन 5d16s2। क्योंकि सभी एलिमेंट्स में, इन सभी एलिमेंट्स में देयर इज सेम, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, सेम वैलेंस shell electronic configuration, so their properties are also, इसको आप मेहरबानी से जहां पर भी आप नोट्स लिख रहे हैं वहां पर इस बात को लिख लीजिएगा। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग विथ लैंथेनम, इन सबका वैलेंस शेल कन्फिगरेशन एक जैसा है और क्योंकि इनका वैलेंस शेल कन्फिगरेशन सेम है इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। ये बात मैंने लिख दी है, मैं चाहूंगा कि जरूर से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नाउ although the last electron is progressively filled in the 4f subshell, the remaining valence shell electronic configuration is the same and hence there is great similarity of properties। क्योंकि हालांकि अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली यहां पर फिल हो रहा है मगर इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है और क्योंकि वैलेंस शेल कन्फिगरेशन सेम है इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं और यही देखा गया है। ड्यू टू ग्रेट सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज लैंथेनम इज समटाइम्स करेक्ट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज। जो सवाल अभी प्रज्ञा राय ने पूछा था उसी बात का वन लाइन आंसर है। कभी कभी प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी की वजह से लैंथेनम को लैंथेनाइड्स का पार्ट मान लिया जाता है, हालांकि टेक्निकली ऐसा नहीं होगा क्योंकि लैंथेनम में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बहुत सारे मत हैं लोगों के और आज इतनी ही बात हम लोग पढ़ करके यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का डिस्कशन करके फिर आज के लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। नाउ प्लीज सी हियर, there are two views regarding electronic configuration, first view and we have the second view। दो व्यूज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होना चाहिए, दो व्यूज हैं। अब आप देखिएगा पहला व्यू क्या कहता है, फ्रॉम सीरियम ऑनवर्ड्स the incoming electron enters the 4f orbital one by one while the 5d electron gets retained। 5d electron gets retained, इसका मतलब ये हो गया 4f1 5d1 6s2, 4f2 5d1 6s2 and so on। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। let me use the whiteboard and explain the whole thing to you over here। okay, मेरा white board दिख रहा है सुमित आपको? Yes sir, okay, दिख रहा है। thank you Sumit, thank you। right, so let's see here, जो पहला व्यू है, फर्स्ट व्यू, the first view of
electronic configuration in case of the lanthanides is that the incoming electron progressively gets filled in the 4f subshell और 5d subshell का इलेक्ट्रॉन उसी में retained रहता है. देखिएगा, let me change the color. ये सिर्फ मैं आपकी मदद के लिए और एक रेफरेंस के लिए मैं लैंथेनम लिख रहा हूं, मगर याद रखिएगा दैट लैंथेनम इज नॉट पार्ट ऑफ द 4f सीरीज. दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस. लैंथेनम क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? एटॉमिक नंबर 57 है तो ये हो जाएगा ज़ीनन. एटॉमिक नंबर 54 होता है, फिर हो जाएगा 4f0 5d1 and 6s2. 54 xenon, 55 56 दो इलेक्ट्रॉन और 57 5d का एक इलेक्ट्रॉन. ये लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब जो पहला व्यू है, फर्स्ट व्यू, अब उसकी शुरुआत देखिए हो रही है यहां से. मैं कलर चेंज कर रहा हूं और मान लीजिए वो है सीरियम. सीरियम एटॉमिक नंबर 58. पहला व्यू ये कहता है कि जो डी सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये जहां है वहीं रखा रहेगा. तो यानी कि डी सबशेल will retain its electron and it will not be shifted. So in case of cerium, the configuration is 4f1, we have 5d1 and then we have 6s2. ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है and please watch that the 5d electron has been retained. Okay, ये सीरियम हो गया. अब आइए प्रेसोडाइमियम. प्रेसोडाइमियम atomic number is 59. atomic number 59. देखिएगा, xenon as it is 54. अगला इलेक्ट्रॉन F में जाएगा 4f2 5d1 6s2. So 54 55 56 57 58 59. And again watch here that the d electron has been retained. d electron has been retained. प्रेसोडाइमियम के बाद आता है नियोडाइमियम. नियोडाइमियम, okay, and this is atomic number 60. ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? देखिए आप इधर xenon, फिर 4f3, फिर 5d1, फिर 6s2. So 54 xenon, 55 56 57 58 59 60, and mind you that the 5d electrons again are retained. और ये पूरी कहानी चलेगी, चलती रहेगी and it will go up till lutetium. It will go up to lutetium, which is atomic number 71, and the configuration will be xenon, 4f14, 5d1 and 6s2. So 54 xenon, 55 56 57 and 14 is 71. And once again mind you that the d electron remains retained. ये फर्स्ट व्यू है that जब हम लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉनों को रखना शुरू करते हैं तो एक एक करके प्रोग्रेसिवली जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f सबशेल में प्रवेश करता जाएगा और 5d सबशेल का इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड रहेगा. यानी सीरियम में 4f1 5d1 6s2, फिर प्रेसोडाइमियम में आ जाएगा 4f2 5d1 6s2, फिर नियोडाइनियम में आ जाएगा 4f3 5d1 6s2, और इस तरह से चलता रहेगा और अंत में ल्यूटीशियम पर आ जाएगा 4f14 5d1 एंड 6s2. ये पहला व्यू है, ध्यान रखिएगा
ये पहला व्यू है, ओके, पहला व्यू. नाउ कम बैक ओवर हियर टू आवर स्लाइड, कम बैक टू द स्लाइड. अब देखिए हमारा स्लाइड सेकंड व्यू क्या कहता है, यहां देखिए सेकंड व्यू. सो देखिए यहां पर फ्रॉम सीरियम onwards, the incoming electron enters the 4f orbital one by one progressively, while the 5d electron gets retained. The 5d electron gets retained. On this basis, the general electronic configuration of lanthanides may be written as 4f 1 to 14, 5d1 and 6s2. ये पहला व्यू है. दूसरा व्यू क्या है, दूसरा मत क्या है? That from cerium onwards, the 5d electron is not retained but gets shifted to the 4f orbital, while the incoming electron enters the 4f orbital one by one. इस बात को देखिएगा. अब मैं आपके सामने सेकेंड व्यू शेयर करना चाहता हूं कि जो सेकेंड व्यू है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो क्या कहता है. और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, तो मैं जरूर से चाहूंगा कि आप बहुत केयरफुली इन सारी चीजों को नोट करते चलें, ध्यान करते चलें. ओके, सो दिस इज द सेकेंड व्यू. वंस अगेन लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिख रहा हूं ओनली फॉर रेफरेंस सेक, और इसीलिए मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि दैट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द लैंथेनाइड. जीनन 54 ये हो गया. फिर 4f0 and then 5d1 and then of course 6d2. 4f0, 5d1 and 6s2. ये लैंथेनम का है. अब देखिए सीरियम. सीरियम एटॉमिक नंबर 58 क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ये हो गया जीनन 54. अब सुनिए, हमारे पास 4f है, हमारे पास 5d है और हमारे पास 6s है. 6s के दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे. 6s2 होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 4f1 5d1 6s2. ये होना चाहिए था. लेकिन होता यह है कि 5d का इलेक्ट्रॉन भी, लोगों का कहना यह है कि ये 4f में शिफ्ट हो जाता है, और जब ये 4f में शिफ्ट हो जाएगा तो 5d में इलेक्ट्रॉन बचेगा 0, और 4f में जो 1 होना चाहिए था ये हो जाएगा 2. सो सीरियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, सीरियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, सीरियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. Yes, cerium के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4f2 5d0 and 6s2. 4f2 5d0 6s2. और फिर उसके बाद एक एक करके इलेक्ट्रॉन आगे चलता जाएगा. सीरियम हो गया, फिर ये देखिए आप प्रेसोडाइमियम एटॉमिक नंबर 59, और अब तो देखिए हमारा 5d खाली हो ही चुका है, तो ये हो जाएगा जीनन, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा तो ये हो जाएगा 4f3 5d0 एंड 6s2. 4f3 5d0 एंड 6s2. फिर उसके बाद नियोडाइमियम में एटॉमिक नंबर 60 कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके मैं लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको बात थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि किस तरह से है. ये हो जाएगा, अब वंस अगेन प्रोग्रेसिवली 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये जाएगा 4f4, सी हियर 5d0 एंड देन 6s2. ठीक, ये नियोडाइमियम. और इसी तरह से ये चलता रहेगा, इसी तरह से ये चलता रहेगा जब तक कि हमें अंत में ये ना मिल जाए सिचुएशन. लिटिशियम 71 है, और ये हो जाएगा जीनन 54, 4f14
5d1 6s2। याद रखिएगा, दो जगहों पर 5d में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक तो यहाँ पर है ल्यूटीशियम में और एक आएगा गैडोलिनियम में। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इन केस ऑफ गैडोलिनियम, गैडोलिनियम इज एटॉमिक नंबर 64 और गैडोलिनियम में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर हो जाएगी, दिस इज xenon 4f14, एक सेकेंड, दिस इज 4f7 5d1 6s2। सो एक ये गैडोलिनियम है और गैडोलिनियम के ऊपर देखिए आता है यूरोपियम which is atomic number 63 and the configuration was, आप एक सेकेंड में समझ जाएंगे कि गैडोलिनियम में 5d इलेक्ट्रॉन रिटेन क्यों हुआ। xenon 4f7 5d0 6s2, राइट। सो मैं यहां पर मैं ये चाह रहा हूं, अगर आप नोटिस करें, if you notice here the electronic configuration of europium and the electronic configuration of gadolinium, तो यूरोपियम और गैडोलिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा। मैंने कहा जो सेकंड व्यू है उसमें 5d में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, और आप देखिए सीरियम से ही वहां पर जो है 5d का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के 4f में चला गया। सो 4f2 5d0 6s2, प्रोमीथियम 4f3 5d0, नियोडाइनियम 4f4 5d0, यूरोपियम 4f7 5d0 6s2, गैडोलिनियम क्या होना चाहिए था 4f7 5d0 के बाद गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4f8 5d0 6s2, मगर आप देखिएगा यहां पर कि गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 एंड 6s2 है। सो द क्वेश्चन इज कि गैडोलिनियम में 64th इलेक्ट्रॉन 4f में क्यों नहीं गया, 4f8 5d0 6s2 कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं हुआ, यही होना चाहिए था, जबकि हुआ क्या 4f7 5d1 एंड 6s2। आप क्या सोचते हैं चेतन कुशवाहा, गैडोलिनियम के अंदर 64वां इलेक्ट्रॉन 4f की जगह 5d में क्यों गया? जी चेतन अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। चेतन कुशवाहा जी, सुमित, यूरोपियम में कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d0 सर वो आधा भर जाता है इसलिए सर उसका F वाला सबसेल आधा भर जाता है, तो साथ उसमें आ जाते हैं, तो उसकी वो जो है स्टेबिलिटी मतलब उस पर बढ़ बढ़ जाती जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। है, तो 4f7 इज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्योंकि 4f7 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो जब हम यूरोपियम से गैडोलिनियम में चलते हैं तो सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना मांगता है। यूरोपियम में जैसे 4f7 कॉन्फ़िगरेशन था, गैडोलिनियम भी अपने 4f7 कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखना मांगता है, क्योंकि जब तक 4f7 होगा तब तक वो स्टेबल रहेगा। इसीलिए गैडोलिनियम अपना 64th इलेक्ट्रॉन 4f में न लेकर के 5d में भेज देता है, ताकि थोड़ी देर के लिए गैडोलिनियम की स्टेबिलिटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी रहे। जैसे यूरोपियम में 4f7 वैसे ही गैडोलिनियम में भी 4f7 5d1 होता है। और फिर गैडोलिनियम के बाद, गैडोलिनियम में यहां बना रहा हूं, गैडोलिनियम के बाद आता है टर्बियम, एंड दिस इज एटॉमिक नंबर 65। अब देखिए टर्बियम में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा xenon 54। अब देखिए ये 4f7 है ना, ये हो जाएगा 4f9 5d0 एंड 6s2। देखिए हुआ क्या, हुआ ये है कि गैडोलिनियम के बाद जो टर्बियम में 65th इलेक्ट्रॉन है वो तो 4f में जा ही रहा है, लेकिन 5d का इलेक्ट्रॉन भी 4f में शिफ्ट हो जा रहा है, तो 4f8 की जगह 4f9 हो गया एंड 5d0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
All right, so ये electronic configuration. Finally it comes down to lutetium 4f14 5d1 and 6s2. अब आप नोटिस कीजिएगा दोनों ही तरफ configuration lutetium का सीरियम का ल्यूटिशियम का जो है वो सिमिलर है. सो दो प्रकार के व्यूज हैं और इन दोनों व्यूज के तहत पीपल आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर प्रेवलेंट इन केस ऑफ द लैंथेनाइड्स. और ये दो व्यूज हैं. नाउ आप अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं बहुत अच्छी बात है. I will stop sharing and let's go back to the slide. I will take maybe another 5 minutes and then we will close for today. Now, so ये हमारे पास दो सेट्स अवेलेबल हैं. एक व्यू नंबर 1 है और एक व्यू नंबर 2 है. और इन दोनों व्यूज से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मौका प्राप्त होता है फॉर व्यू 1 एंड देन व्यू 2. नाउ the observed electronic configuration indicates, ये भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है. बट एक्चुअली में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम फॉलो होता है ये बात समझना और जानना जरूरी है. वो जिसमें 5d इलेक्ट्रॉन रिटेन हो रहा है या जो कि नंबर 1 है, या वो जिसमें 5d इलेक्ट्रॉन रिटेन नहीं हो रहा है, कौन सा वाला? एंड द आंसर इज कि जिसमें 5d इलेक्ट्रॉन रिटेन हो रहा है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाता है. देखिएगा, observed electronic configuration indicates that the second view, this view prevails in most cases except cerium, gadolinium and lutetium. The second view prevails जिसमें कि the 5d electron is not retained. Configuration lanthanum का configuration 4f0 5d1 6s2, cerium का configuration 4f3 5d0 and 6s2. So yeah, the most acceptable explanation for the retention of 5d electron in the case of cerium 58 is that the effective nuclear charge is insufficient to contract the 4f orbital to such an extent that its energy becomes lower than the energy of the 5d orbitals. So ये एक explanation है. So on the basis of this entire discussion we come to a conclusion that the second view prevails. What is the second view? The second view is that the 5d electron is not retained in case of the electronic configuration. और अब आप देखिए यहाँ पर ये पूरा आपको मिल जाएगा first view and then the second view, first view and second view, right? इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट व्यू एक पॉसिबिलिटी है, सेकंड व्यू एक पॉसिबिलिटी है, और ये observed या actual electronic configuration है in case of lanthanides, and you will realize that this is how it is happening. Cerium में 4f1 5d1 6s2, praseodymium 4f3 5d0 6s2, then neodymium 4f4 5d0 6s2, promethium 4f5 5d0 6s2, samarium 4f6 5d0 6s2, europium 4f7 5d0 6s2. Please watch here, I'm making a star over here. Gadolinium once again 4f7 5d1 6s2. so ये वाला जो 5d1 इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉन 64th इलेक्ट्रॉन है जो कि 5d में चला जाता है ताकि 4f का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बना रहे और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बनी रहे. इसके ठीक बाद टर्बियम है 4f7 5d1 6s2 64 इलेक्ट्रॉन्स. अगला 65th, सो 4f8 होना चाहिए था मगर ये हो गया 4f8 और 5d का इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गया तो 4f9 5d0 and 6s2, 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 and then 5d1 6s2. so ये जो second view है, this is the most important and the actual electronic configuration of the lanthanides. so अब अगला जो टॉपिक हमको डिस्कस करना वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, मगर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, समय हो गया है. सो वी विल ओनली स्टॉप आवर डिस्कशन एट दिस पॉइंट एंड आई जस्ट वांटेड यू टू नो दैट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ऑफ lanthanides, the general electronic configuration, the reactivity and the electronic configuration of lanthanide, these are extremely important
और बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ इस लेक्चर के दौरान शेयर करी. आई होप दैट यू हैव noted down those things, you have noted down the things that I have shared with you, and बातें आपको समझ में आ रही. जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं ज़रूर से आप उसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय रिस्पॉन्सेज विथ यू. ठीक है, सो विद दिस विल कम टू एन एंड, और फिर अगले फ्राइडे आपसे फिर से मुलाकात होगी. अंटिल देन, ऑल द बेस्ट and stay safe and stay happy. Thank you very much. Thank you very much. You can leave the class now.